हो गई B12 की, तो ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में रह जाएगा, जिसके नतीजे में एक्टिव फॉर्म जो होती है ना हमारी मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, वो नहीं रहेगी। मिथाइलिन वाली जो एक्टिव फॉर्म है वो हमें चाहिए होती है DNA की सिंथेसिस के लिए, तो B12 भी ज़रूरी है। तो इसको जो हम कहते हैं मिथाइल फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस, इसको ये हमने नाम दे दिया मिथाइल फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस। एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ऑफ इंटर रिलेशनशिप इनका B12 का भी और फोलेट का, वो है फॉर्मेट सैचुरेशन हाइपोथेसिस। ये भी एक और हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एक्टिव सबस्ट्रेट होता है वो है फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये एक्टिव सबस्ट्रेट होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के नतीजे में जो है ना रिड्यूस सप्लाई हो जाएगी फॉर्मेट की टू द टेट्राहाइड्रोफोलेट, यानी उसको फॉर्मेट नहीं मिलेगा, जिसके नतीजे में एक्टिव कंपाउंड जो है फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, उसकी जनरेशन कम हो जाएगी। दैट्स इट। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एटियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे। अब कॉज यानी एटियोलॉजी जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वो डिफरेंट होती है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ये वेरी करेगी। 12.8 टेबल में जो है ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को क्लासीफाई किया है हमने 3 ब्रॉड ग्रुप्स में, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से, फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, एंड डेफिशिएंसी फ्रॉम द अदर कॉजेज़। अब इसकी डिटेल देख लें तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो या तो डाइट में इतना इनएडिक्वेट डाइट्री इनटेक है, यानी कि कोई स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन से, हमने पढ़ा कि ये मीट वगैरह में होता है B12, तो मीट नहीं खाते स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन उनको होगी। ब्रेस्ट फेड जो इन्फेंट होते हैं उनको भी उनमें भी डिफिशिएंसी होगी। इसके अलावा B12 क्यों कम डिफिशिएंसी हो सकती है? मेल एब्जॉर्प्शन के फर्दर 2 कॉजेज़ हैं। गैस्ट्रिक कॉजेज़ हैं, यानी प्रोनिशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, गैस्ट्रिक्टोमी हो गई है, कंजेनाइटल लैक है इंट्रिंसिक फैक्टर का, तो ये गैस्ट्रिक कॉजेज़ है तो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इंटेस्टाइनल कॉजेज़ में ट्रॉपिकल स्प्रू है अगर पेशेंट को, यानी ये मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है जिसमें एक्यूट या क्रोनिक डायरिया होता है, वो अगर है। इलियल रीसेक्शन हो गई है, क्रोहन्स डिजीज़ है, तो ये IBDs में आता है। इंटेस्टाइनल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम है, या फिश टेप वॉर्म की इन्फेस्टेशन हो गई है, तो ये इंटेस्टाइनल कॉज वो उसको अब्जॉर्ब नहीं होने देंगे विटामिन B12 को। ये हो गए B12 की डेफिशिएंसी। दूसरा हमने कहा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वो भी इंटेक डाइट में अगर नहीं, जैसे अल्कोहलिक्स हो गए, टीनेजर्स, क्योंकि ये वेजिटेबल्स में तो बेशक होता है लेकिन मीट वगैरह में जो है वो इतना नहीं, वेजिटेबल्स में ज़्यादा है, फ्रूट्स वगैरह में, ठीक है। जो इन्फेंट्स में, ओल्ड एज में, पॉवर्टी में जो है ये इतना अब्जॉर्ब नहीं होता। मेल एब्जॉर्प्शन जो है यानी इनके डाइट में नहीं होता। और अब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा? ट्रॉपिकल स्प्रू, वही सीलियक डिजीज़ हो गई, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, जेजिनल रीसेक्शन एंड क्रोहन्स डिजीज़। अब तीसरा हो सकता है कि फोलेट की डिमांड ज़्यादा है, वो फिजियोलॉजिकली प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, लैक्टेशन के दौरान और इन्फेंसी के दौरान। दूसरा, पैथोलॉजिकली डिमांड क्यों बढ़ती है? किसी मैलिग्नेंसी में, हेमाटोपोइसिस जब ज़्यादा हो जाती है, क्रॉनिक एक्सफोलिएटिव स्किन डिसऑर्डर्स में, ठीक है, जो वो शेडिंग हो रही है तो इस वजह से भी, ट्यूबरकुलोसिस में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो इनमें डिमांड बढ़ेगी पैथोलॉजी कंडीशंस में। देन आता है एक्सेस यूरिनरी फोलेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, जैसे लिवर डिजीज़ में, एक्टिव लिवर डिजीज़ में लॉस हो रहा होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसका लॉस बढ़ जाता है। अब अदर कॉजेज़ पे आएँ तो उनमें 2 हैं। इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म की वजह से, यानी कि डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस जो है ना उसके जो है एंजाइम के इनहिबिटर्स हों, जैसे मिथोट्रिक्सिन मैंने आपको बताया, पायरिमिथामिन जो एंटी मलेरियल है, ये उसको इनहिबिट करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, DNA नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगी। अल्कोहल की वजह से और कंजेनाइटल एंजाइम डेफिशिएंसी। दूसरा अननोन एटियोलॉजी भी है, जिसको हम एक है डायगुग्लियोमोलोस सिंड्रोम, ठीक है। इस सिंड्रोम में भी ये जो है कॉज कराता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये असल में एक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सारे जो है ना वो बढ़ जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, तो उसमें भी जो है ना हमें मिलती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा कंजेनाइटल डिसएरिथ्रोपोएटिक एनीमिया में, यानी CDA, कंजेनाइटल डिसएरिथ्रोपोएटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि ना ये पेशेंट्स जो है ना वो नॉर्मल जो है वो रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस ही नहीं कर पा रहे होते, इनमें RBC बन ही नहीं हो पाते, एरिथ्रोपोइसिस नहीं होती, जबकि आयरन जो है उसको वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, उसके बावजूद जो आयरन यूटिलाइज नहीं हो रहा और RBC नहीं बन रहे, तो इसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो जाता है एंड में जाके, उसमें भी हमें ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिलेगी। देन है रिफ्रैक्टरी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि जो बार बार हो रही है तो उसमें भी ये भी इसका कॉज है। डिटेल देख लें, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में B12 ज़्यादातर कॉमन है, उसकी डेफिशिएंसी क्यों? क्योंकि पेरिनिशियस एडिसनियन एनीमिया की वजह से। ये असल में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है
जिस पे जो है वो विटामिन B12 जो है अब्सॉर्ब नहीं हो पाता और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है और ऑटो इम्यून है, ठीक है। और इसका नाम एडिसन एनीमिया इसलिए है क्योंकि ना इस थॉमस एडिसन ने इसका नाम रखा। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा कॉमन है। ट्रू वेजिटेरियंस जैसे कि ट्रेडिशनल जो इंडियन हिंदूज़ होते हैं और ब्रेस्ट फेड जो इन्फेंट्स हैं, तो उनकी डाइट में जो है विटामिन B12 बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा गैस्ट्रेक्टोमी की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता और स्मॉल जो इंटेस्टाइनल लेजन्स हैं जिसमें डिस्टल इलियम इन्वॉल्व होता है उन लेजन्स में जहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रही होती है विटामिन B12 की, तो वो भी जो है ना डेफिशिएंसी कराएगा इस विटामिन की। इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए 2 साल एटलीस्ट चाहिए होते हैं, जब तक के सारे बॉडी के स्टोर्स जो है वो डिप्लीट हो जाए। देन फॉलेट डेफिशिएंसी है, तो ये मोस्ट कॉमन है ड्यू टू पुअर डाइटरी इनटेक। बाकी जो कॉजेज़ हैं इसके उसमें है कि फॉलेट जो है वो मेल अब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं हो पा रहा। एक्सेस फॉलेट की यूटिलाइजेशन से डिमांड बढ़ गई प्रेगनेंसी में, वेरियस डिजीज स्टेट में, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में। एक्सेस यूरिनरी फॉलेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, ये सारे हमने देखे। देन फॉलेट डेफिशिएंसी जो है ना ज़्यादा रैपिडली होती है देन द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, यानी इसकी जो है ज़्यादा रैपिडली, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसके जो स्टोर्स भी हैं वो 4 महीने तक ही चल सकते हैं इस वजह से। तो पेशेंट जिनको ट्रॉपिकल स्प्रू है वो ऑफन डेफिशिएंट होते हैं दोनों, विटामिन B12 भी उनको नहीं मिल रहा होता, फॉलेट भी नहीं मिल रहा होता। कंबाइंड डेफिशिएंसी B12 की और फॉलेट की जो है वो सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 में हमें मिलेगी, ठीक है। कंबाइंड वाली सीवियर फॉर्म में हमें मिलेगी दोनों की डेफिशिएंसी, बिकॉज क्योंकि बायोकेमिकल इंटर रिलेशनशिप हमने देखा फॉलेट का मेटाबॉलिज्म का और उसका B12 का। तीसरे हैं अदर कॉजेज जो हमने देखे कि विटामिन B12 और फॉलेट की जो है डेफिशिएंसी के अलावा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ना वो बाकी फैक्टर्स की वजह से भी होती है अनरिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी। उनमें ड्रग्स आ जाती हैं जो DNA सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करेंगी, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स में जो है एक्वायर्ड डिफेक्ट्स आ जाएँ और रेयरली कुछ कंजेनाइटल एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। विटामिन B12 और फॉलेट की जो डेफिशिएंसी है ना वो फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कॉज करवा सकती है, जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं सिंगली, यानी कोई एक होगा या फिर कॉम्बिनेशन भी हमें सिम्टम्स का मिल सकता है और ये सिवियरिटी के हिसाब से वेरी करेगा। अनीमिया की बात करें तो मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो कार्डिनल फीचर होता है विटामिन B12 की और फॉलेट की डेफिशिएंसी, यानी हमें जो सेल्स हैं रेड ब्लड से वो बड़े बड़े मेगलोब्लास्ट मिलेंगे। ऑनसेट अनीमिया का इसका सेम इंसीडियस यानी स्लोली होता है और कोई सिम्टम्स नहीं होते और ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है। नंबर 2 ग्लोसाइटस, टिपिकली इसमें जो पेशेंट है ना उसको स्मूथ बीफी रेड टंग उसमें हमें मिलेगी। ये देखिए इस तरह से हमें स्मूथ बीफी रेड टंग जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में मिलेगी। देन नंबर 3 है न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन। तो विटामिन B12 के जो पेशेंट्स हैं वो पार्टिकुलरली जो पेरिनिशियस अनीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो एसोसिएट होते हैं विद सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ सबअक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब इन सब की जो डिटेल है वो वैसे तो चैप्टर 30 में हम देखेंगे। यहाँ पे आप ये बात सकें कि न्यूरोलॉजिकल जो इन्वॉल्वमेंट वो स्पाइनल कॉर्ड की भी डीजेनरेशन है, पेरिफेरी में भी न्यूरोपैथी होती है, सब अक्यूट कंबाइंड फॉर्म है। जबकि फॉलेट की डेफिशिएंसी जो है वो ओकेजनली डेवलप न्यूरोपैथी ओनली। अंडरलाइन जो पैथोलॉजिक प्रोसेस है ना वो क्यों हो रहा है ऐसा, उसमें क्या होता है कि डीमाइलिनेशन हो जाती है हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनकी, और स्पाइनल कॉर्ड और जो सेरिब्रम है उसकी भी जो है वो डीमाइलिनेशन होगी। साइंस और सिम्टम्स जो है तो उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनमें पेशेंट्स को नम्बनेस और पैरेस्थीसियास होते हैं, जैसे कि वो सुइयाँ चुभ रही हैं ऐसे पेशेंट कंप्लेन करेगा टांगों पाँव में और हाथों में। वीकनेस होगी, अटैक्सिया होगा क्योंकि सेरिब्रम इन्वॉल्व हो रहा है, सेरिबेलम वगैरह। पुअर फिंगर कोऑर्डिनेशन एंड डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस, तो ये सारी इसकी न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस हैं। देन अदर सिम्टम्स में हम आए तो इन एडिशन टू द कार्डिनल फीचर्स जो हमने अभी देखे, जो पेशेंट्स हैं उनको बाकी सिम्टम्स भी होंगे, जिसमें क्या होगा माइल्ड जॉन्डिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। इस तरह से ये कॉर्नर्स तो माउथ जो होते हैं ना ये ऐसे हो जाते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस इसको कहते हैं। और इसके अलावा जो हमें पर्प्यूरा मिलेगा पेशेंट में, मेलानिन पिगमेंटेशन होगी, मेल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम, वेट लॉस होगा और एनोरेक्सिया। अब हम आ जाते हैं लैब फाइंडिंग्स B12 डेफिशिएंसी में, सॉरी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। तो इन्वेस्टिगेशन जो है ना सस्पेक्टेड केस ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की वो 2 एस्पेक्ट्स पे एम्ड होती हैं। एक जनरल लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस एनीमिया की, जिसमें हम क्या देखेंगे, उसकी ब्लड पिक्चर देखेंगे, इंडिसेस देखेंगे, बोन मैरो फाइंडिंग्स और बायोकेमिकल टेस्ट। दूसरे स्पेशल टेस्ट हम करते हैं टू इस्टेब्लिश द कॉज ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि हम
पता लगाएंगे कि ये जो डेफिशिएंसी हो रही है वो विटामिन B12 की वजह से हो रही है या स्पेसिफिकली फोलेट की वजह से हो रही है, कॉज को। तो इन प्रिंसिपल्स की बेसिस पे फॉलोइंग स्कीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम फॉलो करते हैं। जनरल लैब फाइंडिंग्स में ब्लड पिक्चर्स और जो रेड सेल इंडिसेस देखेंगे तो उसमें हम हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन, ब्लड फिल्म की एग्जामिनेशन और इवेल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ एसेंशियल हैं फॉर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस होती है, एसेंशियल है ये। ठीक है, तो ये वाला फिगर भी साथ साथ देखें। सबसे पहले ये ब्लड में देखेंगे, देन बोन में। तो ब्लड में जो है हमें हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो उसकी एस्टिमेशन रिवील करेगी वैल्यू बिलो द नॉर्मल रेंज। द फॉल इन द हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन जो है वो वेरिएबल डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन वो फॉल हो सकती है। देन रेड सेल्स की बात करें तो रेड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है ब्लड फिल्म पे वो कैरेक्टरिस्टिक मैक्रोसाइटोसिस यानी बड़े बड़े आरबीसी हमें शो करेंगी। हाउएवर मैक्रोसाइटोसिस जो है वो सेवरल अदर डिसऑर्डर्स में भी होती है, हमें मिलती है, जैसे हीमोलाइसिस में भी हमें मैक्रोसाइट्स मिलते हैं, लिवर डिजीज़ में, क्रोनिक अल्कोहलिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अदर कौन सी डिजीज़ हैं जिनमें हमें मैक्रोसाइटोसिस मिलेगी। इसके अलावा ए प्लास्टिक अनीमिया में, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर एंड रेटिक्यूलोसाइटोसिस। तो ये सारे आप याद कर लें। इन एडिशन द ब्लड स्मेयर डेमोन्स्ट्रेट मार्क्ड एनिसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस यानी साइज के चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, एंड प्रेजेंस ऑफ मैक्रो ओवेलोसाइट्स। ठीक है, ओवल शेप के ऐसे मैक्रो ओवेलोसाइट्स हमें रेड ब्लड सेल मिलेंगे। बेसोफिलिक स्टिपलिंग एंड ओकेजनल नॉर्मोब्लास्ट में आल्सो बी सीन। ये असल में राइबोसोमल एग्रीगेट्स की वजह से होती है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ठीक है, तो वो हमें मिलेगी। अगर हम 12.20 फिगर भी देखें तो इस ए फिगर में देखें, यहाँ पे हमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का है कि इसमें हमें प्रोमिनेंट मैक्रोसाइटोसिस मिल रही है रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, देखिए बड़े बड़े हो गए और हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये हॉवल जॉवल बॉडीज़ हैं, बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी ये नज़र आ रही है, और ये कैबर्ट रिंग, इनकी डिटेल देख लेते हैं। देन रेटिकुलोसाइट काउंट है तो वो जनरली लो होगा या नॉर्मल होगा अनट्रीटेड केसेस में। ठीक है, क्योंकि यानी इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाए, या ये नॉर्मल होंगे या फिर लो होंगे। देन है एब्सोल्यूट वैल्यूज़। अगर हम देखेंगे तो रेड सेल इंडिसेस में हमें MCV जो है मीन कॉर्पस्कल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि मेगैलोब्लास्ट है तो वो बढ़ा हुआ होगा। तो 120 फेम्टोलीटर से भी ज़्यादा, देख लें फिगर में भी शोन है। इसके अलावा प्रोपोर्शनल सिवियरिटी ऑफ माइक्रोसाइटोसिस। देन है MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन 28 to 34 हमने पढ़ा हुआ है, नॉर्मल होता है 34 तक, तो इसमें जो है 50 पिकोग्राम तक हो जाएगा, तो ये यानी बढ़ा हुआ होगा। मीन कॉर्पस्कल का यानी एक कॉर्पस्कल का हीमोग्लोबिन है, जबकि अगर हम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन की बात करेंगे ना, वो हमें नॉर्मल या कम मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो रिड्यूस्ड होगी क्योंकि पैक्ड सेल वॉल्यूम में होता है। ठीक है, कंसनट्रेशन। देन अब हम आते हैं ल्यूकोसाइट्स पे। जो टोटल वाइट ब्लड सेल्स काउंट होंगे ना वो कम हो जाएंगे इसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, जो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, इस तरह से हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिलेंगे जिसमें मोर देन 5 न्यूक्लियर लोब्स होंगे। ठीक है, ये ब्लड फिल्म में हमें मिलेगा, और ये जो है ना सस्पिशन जो हमें रेज करेगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का, जब हमें ये इस तरह का हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिल गया अगर। तो ओकेजनल माइलोसाइट में आल्सो भी सीन। इसके अलावा प्लेटिलेट्स की बात करें तो प्लेटिलेट काउंट जो है ना मॉडरेटली कम हो जाता है, या सिवियरली जो एनीमिक पेशेंट्स हैं उनमें, और बिजार फॉर्म्स ऑफ प्लेटिलेट्स हमें नज़र आएंगे। देन हमारे पास है बोन मेरो फाइंडिंग्स। तो बोन मेरो एग्जामिनेशन बहुत हेल्पफुल होती है इन द डायग्नोसिस ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट जो फाइंडिंग्स है बोन मेरो की वो है कि मैरो की सेलुलैरिटी की बात करें तो हाइपर सेलुलर होगा मैरो, और उसमें जो है माइलोइड एरिथ्रोइड रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रेशियो कम हो जाएगा, और मतलब फ्यू रेटिकुलोसाइट्स जो है ना वो ब्लड में एंटर करेंगे, इसीलिए हमें रेटिकुलोसाइट भी कम मिल रहे हैं। ठीक है, देन एरिथ्रोपोइसिस की बात करें तो एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया हो रहा है ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक मेगलोब्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस। मेगलोब्लास्ट जो होते हैं ना ये एबनॉर्मल लार्ज न्यूक्लियोटेड, इस तरह के न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोइड प्रिकर्सर है। इनमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी है, दैट इज़ कि जो इनके न्यूक्लिया है ना वो लेस मेच्योर है, और देन द डेवलपमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लिया जो ये देखें ये बड़ा सा होगा, इनमें फाइन रेटिकुलर एंड ओपन क्रोमेटिन होगा जो कि स्टेन करेगा लाइटली, जबकि हीमोग्लोबिनाइजेशन जो है ना साइटोप्लाज्म की, इसकी हीमोग्लोबिनाइजेशन प्रोसीड करेगी नॉर्मली या फिर फास्टर रेट पे, दैट इज़ कि जो न्यूक्लियर मेचुरेशन है ये वाली, ये लैग करेगी बिहाइंड द साइटोप्लाज्म,
ठीक है, रह जाएगी, जबकि साइटोप्लाज्म नॉर्मल होगा, जल्दी जल्दी हो रही होगी। तो कंपेयर फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें क्या हो रहा था, उसमें आयरन डेफिशिएंसी में साइटोप्लाज्म की मैचुरेशन लैग कर रही थी और देन द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से छोटे माइक्रोसाइटिक आरबीसी बन रहे थे। तो ये डिफरेंस है। मेगलोब्लास्ट जो है ये एबनॉर्मल माइटोसिस के साथ जो है वो भी हमें नज़र आ सकते हैं बोन मैरो में विथ एबनॉर्मल माइटोसिस। फीचर्स ऑफ इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस जैसे कि डीजेनरेटेड एरिथ्रोइड प्रीकर्सर्स भी हमें मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि डीजेनेटिव अगर एरिथ्रोइड प्रीकर्सर है तो यानी कि इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। इसके अलावा अदर सेल्स की बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट प्रीकर्सर्स भी अफेक्ट होंगे टू सम एक्सटेंट, जायंट फॉर्म्स ऑफ मेटामाइलोसाइट्स एंड बैंड सेल्स भी हमें मैरो में मिलेंगे। मेटामाइलोसाइट्स जो है ना वो न्यूट्रोफिल्स के प्रीकर्सर होते हैं, तो जायंट फॉर्म हमें मेटामाइलोसाइट्स की और बैंड सेल्स भी हमें जो है ना मैरो में मिलेंगे। ये भी जो है न्यूट्रोफिल की ही जो है प्रीकर्सर फॉर्म है। तो मेगा केरोसर जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं ये भी यूजुअली प्रेजेंट होंगे इन नंबर में मैरो में, लेकिन ओकेजनली ये कम भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी भी शो कर सकते हैं, जैसे कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई एंड ए ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसका, प्लेटलेट्स का। देन हम मैरो आयरन की बात करें तो प्रूशियन ब्लू जो स्टेनिंग हम करते हैं आयरन के लिए वो मैरो में शो करेगी इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज़ ऑफ द आयरन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये नॉर्मल होगा, जबकि इसमें नंबर भी बढ़ रहा है, साइज़ भी आयरन ग्रेन्यूल्स का हमें ज़्यादा मिलेगा मैरो में। कहाँ पे, एरिथ्रोइड प्रीकर्सर्स में। क्योंकि आयरन तो बिल्कुल सही है, बढ़ा हुआ भी हो सकता है, कमी तो B12 या फोलेट की है जिसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो रही है। इसके अलावा में रिंग सिड्रोब्लास्ट जो है वो रेयर है हावेवर, लेकिन वो भी हो सकते हैं। तो आयरन इन द रेटिकुलम सेल्स इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, रेटिकुलम सेल्स जो बोन मैरो में होते हैं जहाँ पे हेमेटोपोइसिस वगैरह हो रही होती है, तो वहाँ पे आयरन जो है वो बढ़ा हुआ हमें मिलेगा। देन क्रोमोसोम्स की बात करें तो मैरो सेल्स जो हैं वो शो करेंगे वैरायटी ऑफ द रैंडम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जैसे कि क्रोमोसोम ब्रेक मिलेगा हमें, सेंट्रोमियर स्प्रेडिंग मिलेगी। तो ये याद रखिए कि इसमें हमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी मिल सकती है मैरो में। थर्ड हम आ जाते हैं बायोकेमिकल फाइंडिंग्स पे। In addition to general blood and marrow investigation and specific tests to determine the cause of deficiency described below, following biochemical abnormalities जो है वो भी ऑब्जर्व होती हैं in the cases of megaloblastic anemia। एक तो ये कि सीरम अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ये बढ़ा हुआ होगा, राइज हो जाएगा इनका एज ए रिजल्ट ऑफ इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस कॉजिंग द मैरो सेल ब्रेकडाउन। ठीक है, इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है और जिसकी वजह से मैरो सेल ब्रेकडाउन हो रहा है और ये बढ़ जाएंगे। दूसरा, सीरम आयरन और फेरिटिन जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं या वो बढ़े हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि आयरन का तो कोई मसला ही नहीं है, तो वो नॉर्मल होंगे या बड़े होंगे। ये वाला भी हमने फिगर देखा, इसमें जो है बोन मैरो एस्पायरेट है, जिसकी में हमें ये एग्जामिनेशन में ये नज़र आ रहा है कि मेगलोब्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। ठीक है, बड़े बड़े आरबीसी ये हमें माइलॉइड सेल नज़र आ रहे हैं। देन अब हम आ जाते हैं स्पेशल टेस्ट फॉर द कॉज ऑफ स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी हुई है, B12 है या फोलेट है, उसका स्पेसिफिक कौन सा टेस्ट होगा। तो पेशेंट को इवेल्यूएट करने में ऑफ द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम डिटरमाइन करें स्पेसिफिक वाइटामिन की डेफिशिएंसी बाय द एसे ऑफ वाइटामिन B12 एंड फोलेट। सोफिस्टिकेटेड क्लिनिकल लेबॉर्टरीज में करंटली ऑटोमेटेड मल्टी पैरामीट्रिक रैंडम एसेस एनालिसिस आर एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन द सेपरेशन टेक्निक बाय केमिल्यूमिनेसेंस एंड एंजाइम लिंक्ड फ्लोरोसेंस डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, ये दो हैं, एंजाइम लिंक्ड फ्लोरोसेंस डिटेक्शन सिस्टम और केमिल्यूमिनेसेंस, विच हैव लार्जली replace the traditional microbiologic assay for the vitamin B12 and folate। ट्रेडिशनल टेस्ट जो है वो पहले जो होते थे उसको अपने इसने रिप्लेस कर लिया। ट्रेडिशनल वाले कौन से थे, वो फॉलोइंग है। टेस्ट फॉर द विटामिन B12 डेफिशिएंसी में नॉर्मल रेंज सीरम की होती है 280 से 1000 पिकोग्राम पर ml। अब वैल्यू लेस देन 100 पिकोग्राम से अगर कम है तो उसका मतलब है क्लिनिकली डेफिशिएंट स्टेज है पेशेंट की। ट्रेडिशनल टेस्ट जो है ना ये एम्प्लॉय होते हैं टू इस्टेब्लिश वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी आर सीरम वाइटामिन B12 असे हम करते थे, शिलिंग जो कि 24 आवर यूरिनरी एक्सक्रीशन है टेस्ट, और इसके अलावा सीरम एंजाइम लेवल। अब इनकी डिटेल देखें तो सबसे पहला सीरम वाइटामिन B12 असे। B12 का असे जो है ब्लड में वो दो मेथड से किया जाता है, एक माइक्रोबायोलॉजिक असे होता है, दूसरा रेडियो असे। माइक्रोबायोलॉजिकल असे में इस टेस्ट में क्या होता है कि सीरम सैंपल जो होता है जिसको हमने असे करना है उसको हम ऐड करेंगे मीडियम में जिसमें ऑल अदर एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद होंगे जो कि विटामिन B12 डिपेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं। ठीक है, बाकी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होंगे जो उन बैक्टीरिया को चाहिए।
फिर उसमें हमने ये सीरम डाला। तो मीडियम जो है अलॉन्ग विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हमने इंक्यूबेट किया एंड द अमाउंट ऑफ विटामिन B12 डिटरमाइन करेंगे हम टर्बीमेट्रिकली विच इज़ देन कंपेयर्ड विद द ग्रोथ प्रोड्यूस्ड बाय नॉन अमाउंट ऑफ विटामिन B12। ठीक है, यानी इस वाली की ग्रोथ की बैक्टीरिया की उसको हम कंपेयर करेंगे दूसरे सैंपल से जिसकी हमें पता है कि जब हमने B12 डाला है तो ग्रोथ हुई है। तो सेवरल ऑर्गेनिज्म जो है हम यूज़ करते हैं इस टेस्ट में, जैसे यूग्लिना ग्रेसिलिस, लैक्टोबैसिलस लेशमैनी, शर्षा कोलाई, ऑनक्रोमोनास मेलहेमिनिस, ई ग्रेसिलिस। ठीक है, हाउएवर कंसीडर्ड मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट। कौन सा वाला? ई ग्रेसिलिस वाला जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव है और एक्यूरेट हमें मिलता है माइक्रोबायोलॉजिकल असे में। The addition of the antibiotic to the test interferes with the growth and yields false low result। तो हमने एंटीबायोटिक को अवॉइड करना है। दूसरा कौन सा है सीरम विटामिन B12 असे? वो है रेडियो असे। Assays of the vitamin B12 by radioisotope dilution RID एंड रेडियो इम्यूनोअसे RIA ये भी डेवलप हुए हैं। अब ये टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इनको फ़ायदा है ओवर द माइक्रोबायोलॉजिकल से इन दैट दे आर सिंपलर। इसके अलावा ये जल्दी हो जाते हैं और इनके रिज़ल्ट जो है ना वो एंटीबायोटिक से अफेक्ट नहीं होते, ना ही बाकी ड्रग्स से जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा हुआ रेडियो से। सीरम के बाद दूसरी टेस्ट हमने कही शिलिंग टेस्ट होती है, जो कि 24 आवर यूरिनरी एक्सक्रीशन टेस्ट है। शिलिंग टेस्ट हम करते हैं टू डिटेक्ट द विटामिन B12 डेफिशिएंसी एज वेल एज टू डिस्टिंग्विश द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। यानी या तो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है वो भी हमें पता चल जाएगी और मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से डिफरेंस भी हमें मिल जाएगा शिलिंग टेस्ट से। रिजल्ट जो है इस टेस्ट के वो भी डिपेंड करते हैं गुड रीनल फंक्शन पे, प्रॉपर यूरिनरी कलेक्शन पे। रेडियो आइसोटोप जो हम यूज़ करते हैं फॉर द लेबलिंग विटामिन B12 वो या तो कोबाल्ट 58 होगा या कोबाल्ट 57। अब ये टेस्ट जो है हम 3 स्टेजेस में परफॉर्म करते हैं। स्टेज 1 होता है विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर। अब पेशेंट को इसमें क्या कहते हैं, ओवरनाइट फास्टिंग पे पेशेंट होता है, कुछ खाया पिया नहीं होता, उसको हम ओरल डोज ऑफ 1 माइक्रोग्राम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड विटामिन B12 देते हैं, जिसको हम हॉट B12 कह रहे हैं। ये हम 200 ml ऑफ वाटर में मिला के उसको देंगे ओरल डोज। एट द सेम टाइम हम 1 मिलीग्राम अनलेबल्ड विटामिन B12 देंगे, जो कि कोल्ड B12 अब हम इसको कह रहे हैं, इसको लेबल नहीं लगा हुआ। और ये वाला हम इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे। तो ये जो कोल्ड वाला B12 है ये सैचुरेट कर देगा सीरम को एज वेल एज टिश्यू बाइंडिंग साइट्स को। ठीक है, सैचुरेट कर लेगा सीरम को भी, टिश्यू बाइंडिंग साइट्स को भी। पेशेंट को जो हम फास्टिंग पे रखेंगे फर्दर पीरियड ऑफ 2 आवर्स तक, 2 घंटे और, फॉलोइंग विच जो है उस टाइम में हम उसके यूरिनरी एक्सक्रीशन विटामिन B12 की एस्टिमेट करेंगे। अब नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जो है ना 24 आवर यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है वो हमें मिलेगी, वो हमें मोर देन 10% ऑफ द ओरल डोज ऑफ हॉट विटामिन B12 जिसको हमने लेबल किया था वो हमें मिलेगा मोर देन 10%। जबकि पेशेंट जिनको इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो जिनको यानी इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो वो लोअर क्वांटिटी ऑफ हॉट विटामिन B12 एक्सक्रीट करेंगे, जो ये लेबल हुआ था, जो कि फर्दर कंफर्म करेगा होगा बाय रिपीटिंग द टेस्ट एज इन द स्टेज 2 गिवन बिलो। यानी क्योंकि इनमें जाहिर सी बात है हॉट B12 हमने ओरल डोज में दिया था, अब वो उनका जो है वो कम हमें मिली है क्वांटिटी यूरिन में, तो उसका मतलब है उनको इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो अब इस वाले को जो है हम फर्दर कंफर्म करेंगे स्टेज 2 से। स्टेज 2 क्या होता है? विथ इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर 24 आवर यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है ना हॉट B12 की लो है, यानी यूरिनरी एक्सक्रीशन हमें लो मिल रही है, जो अभी हमने ये केस देखा, तो टेस्ट जो है हम रिपीट करेंगे यूजिंग द सेम प्रोसीजर एज इन द स्टेज 1, बट इन एडिशन हाई डोज ओरल इंट्रिंसिक फैक्टर का हम एडमिनिस्टर करेंगे अलॉन्ग विद द हॉट विटामिन B12। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड वाला, उसको हाई डोज इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ देंगे, उसमें हमने नहीं दिया था, विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर था। अगर 24 आवर यूरिनरी एक्सक्रीशन हॉट B12 की अब नॉर्मल आ रही है, द लो वैल्यू इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्ट वॉज ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। यानी अब हमें कंफर्म हो गया कि उसके लो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से आ रहा था, इसका मतलब पेशेंट को पेरिनिशियस अनीमिया है। देन अगर पेशेंट विद पेरिनिशियस अनीमिया के एबनॉर्मल टेस्ट आता है even after the treatment with vitamin B12 due to the intrinsic factor deficiency,
यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि पेशेंट्स जिनको पर्निशियस अनीमिया होता है उनका एबनॉर्मल टेस्ट आता है इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट विथ विटामिन B12 दे भी रहे हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि उनको इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है, वो नहीं होगा तो B12 अब्सॉर्ब कैसे होगा। However, abnormal 24-hour urinary excretion of hot B12 is further investigated in stage 3 for the cause in the intestinal malabsorption of hot B12। अब थर्ड स्टेज में हम कॉज ढूंढ रहे हैं, टेस्ट फॉर द malabsorption of B12। कुछ पेशेंट अब्जॉर्ब करते हैं B12 को वाटर में एज वॉज स्टिपुलेटेड इन द ओरिजिनल शिलिंग टेस्ट। अब जो मॉडिफाइड शिलिंग टेस्ट है उसमें क्या होता है कि प्रोटीन बाउंड हम विटामिन B12 यूज़ करते हैं। इन कंडीशन कॉजिंग द malabsorption, टेस्ट इज़ रिपीटेड आफ्टर अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, अब यानी कि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ जो है उसको अब्जॉर्ब होने से रोक रही है, ड्रग्स वगैरह, तो उसके साथ भी हम रिपीट करेंगे। ये टेस्ट हो गया शिलिंग टेस्ट। थर्ड विटामिन B12 का टेस्ट हमने पढ़ा, वो होता है सीरम एंजाइम लेवल से हम कंफर्म करते हैं। बिसाइड द शिलिंग टेस्ट एक और जो है तरीका है इन डिस्टिंग्विशिंग के वेदर मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कोबालामिन की वजह से हुई है या फोलेट की वजह से, वो होता है कि हम सीरम डिटर्मिनेशन करते हैं मिथाइल मेलोनिक एसिड की और होमोसिस्टीन की बाय सोफिस्टिकेटेड एंजाइमेटिक असे। दोनों जो है वो एलिवेटेड होते हैं कोबालामिन की डेफिशिएंसी में, ये दोनों एंजाइम्स। जबकि फोलेट की डेफिशिएंसी में सिर्फ होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ होगा एंड नॉट ऑफ द मिथाइल मेलोनिक एसिड, वो नहीं, सिर्फ होमोसिस्टीन। जबकि B12 में दोनों बढ़े हुए होंगे, क्योंकि इसका रिएक्शन हमने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा किस तरह के रीज़न है कि क्यों बढ़ेंगे। ठीक है, देन है टेस्ट फॉर द फोलेट डेफिशिएंसी। इसकी डिटेल देखें। नॉर्मल रेंज जो हमारे सीरम फोलेट में है वो है 6 to 18 नैनोग्राम पर ml हमारे सीरम में फोलेट है। 4 नैनोग्राम पर ml या उससे कम जो है वो जनरली कंसीडर होता है डायग्नोस्टिक ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। अगर 4 से भी कम आ रहा है सीरम में तो इसमें जो है ना फॉर्मिनोग्लूटामिक एसिड यानी फिग्लू की यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है वो हम मेजर करते हैं आफ्टर हिस्टिडीन लोड वॉज यूज्ड formerly for assessing the folate status, but it is less specific and less sensitive than the serum assays।